अज़ीज़ दोस्तों, आज हम अपनी जो साबका क्लासेस थी नफ्सियाती अमराज़ के हवाले से उसको मज़ीद हम आगे लेकर के चल रहे हैं। और अभी तक हम मुख्तलिफ़ किस्म की इस्तिलाहात जो मुख्तलिफ़ मरीज़ों में मुख्तलिफ़ सूरत हाल पाई जाती हैं उनका और इस्तिलाहात का जायज़ा लिया, उनके मायने देख रहे हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम ज़रा ये समझने की कोशिश करेंगे कि तिब यूनानी वगैरह के लिहाज से मुख्तलिफ़ जो इस्तिलाहात हमारी इस्तेमाल की जाती हैं उसको भी हम अपने इस लेक्चर में जगह दें और उसको भी समझ लें हम। तो लिहाजा आज हम उसको भी ले करके चल रहे हैं। और इसके बाद हम जब ये लेक्चर हमारे ये कंप्लीट हो जाएंगे इस्तिलाहात के, इसके बाद हमने अगली नशिस्त के अंदर दिमाग के अंदर चलना है, जहाँ पर हमने डोपामिन, सेरोटोनिन और प्रोलैक्टिन वगैरह का जायज़ा लेना है कि वो कैसे किन रूट से कब किस तरह ख़ारिज होते हैं और फिर वो किस तरह से हमारे दिमाग के अंदर जो मरीज़ के दिमाग के अंदर डैमेज करते हैं, और जब हमें उसे क्योर करना होता है तो हमने क्या अमल करना होता है। और इसके अलावा जब इन हालात के अंदर जब एलोपैथिक अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं, जिसमें दो किस्म के अद्वियात वो लोग लेते हैं, टिपिकल और एटिपिकल, इनका जायज़ा लेंगे और वो किस तरह से साइड इफ़ेक्ट्स पैदा करती हैं और उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और उसके मुकाबले में जो हमारी अद्वियात हैं, जब हम इलाज ट्रीटमेंट लेकर के चल रहे होते हैं तो वो कितनी पुरअसर होती हैं और किस तरह मरीज़ को फ़ायदा देती हैं। और इसमें साथ साथ में हमारे तजुर्बात में जो चीज़ें आई हैं थोड़ा सा हम उसका भी जायज़ा लेंगे। तो आज के इस लेक्चर में जैसा कि आप बोर्ड पे भी देख रहे हैं ये गौर से कि मुख्तलिफ़ हमने उन्वानात दिए हैं, तो इसमें जो हम मेन बात बताना चाह रहे हैं, नफ्स के लुग़वी माने जान के हैं। तिब यूनानी में वो क़ुव्वत जो आज़ाए नफ्सानिया में पाई जाती है, अतिबा ने इसे कवाए नफ्सानी के नाम से भी मौसूम किया है और ये नफ्सानी तहरीकात यानी हिस्सो हरकत के लिए ज़िम्मेदार है। बदनी तहरीकात, हिस्सो हरकत और नफ्सानी तहरीकात का दारोमदार इसी क़ुव्वत पर है। ये क़ुव्वत ख़ुसूसी तौर पर दिमाग यानी हमारा ब्रेन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, स्पाइनल कॉर्ड जिसको हम नख़ा भी कहते हैं, आसाब नर्व्स जिसे हम कहते हैं, और हमारे आज़ाए हवास जिसे हम सेंसरी ऑर्गन्स कहते हैं, ये इनमें मौजूद होती है। और इन सब का उज़्व रईस कौन है? दिमाग। इसकी दो अक़साम हैं, एक क़ुव्वत मुहर्रिका और एक है क़ुव्वत मुदर्रिका। क़ुव्वत मुहर्रिका को हम कहेंगे, यहाँ पर हमने तफसील से एक एक चीज़ को वाज़ेह किया है, साथ ही नोट करते जाए, जो कि तिब मुफ़रद अज़ा के अंदर हम हुक्म रसा और ख़बर रसा आसाब जिस तरह से कहते हैं, क़ुव्वत मुहर्रिका और क़ुव्वत मुदर्रिका है। फिर क़ुव्वत मुदर्रिका इसकी भी कुछ अक़साम है और क़ुव्वत मुहर्रिका की भी दो अक़साम हैं, जिसमें क़ुव्वत शौकिया और क़ुव्वत फ़ाइला है। और क़ुव्वत मुदर्रिका के अंदर हवास ख़म्सा ज़ाहिरा और हवास ख़म्सा बातिना है। फिर इसकी मज़ीद हम थोड़ी सी और डिटेल समझ लेते हैं। क़ुव्वत मुहर्रिका यानी पहले जो हुक्म रसा आसाबी निज़ाम है, इस क़ुव्वत का मस्कन वो आसाब हैं जो दिमाग या नख़ा से आज़ा और उज़लात तक जाते हैं। यानी कि जो हम सिंपल वर्ड्स में समझते हैं कि जब हुक्म रसा है तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो आज़ा को काबू करना था, यानी हमने अपने इरादे से, इरादी उज़लात के ज़रिए से जो काम हमने लेना था, उस काम को करने के लिए जो तहरीक हमारे दिमाग से पैदा होती है वो कौन सी क़ुव्वत कहलाती है? क़ुव्वत मुहर्रिका, जिसे मुफ़रद अज़ा में हुक्म रसा भी कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आती है। इसकी फिर दो अक़साम बयान की जाती हैं, क़ुव्वत शौकिया और क़ुव्वत फ़ाइला। क़ुव्वत शौकिया वो क़ुव्वत है जो इंसान के किसी फ़ेल के लिए आमादा करती है और उसका सबब वो इरादा होता है जो किसी काम से कबल दिमाग में पैदा होता है, यानी क़ुव्वत शौकिया। यानी कि इसमें हम अपने इरादे से किसी चीज़ को हरकत में, जैसे हमने कोई चीज़ पकड़नी है, हमने ये डस्टर या ये हमने मार्कर, ये हमने होल्ड किया, पकड़ा, इसे गिरा दिया, इसे फेंक दिया, या किसी दौड़ भाग का इरादा किया, उछल कूद, रोप जंपिंग, मुख्तलिफ़ किस्म के कोई खेल खेल रहे हैं, उसमें हम हॉकी को कैसे खेलना है, क्रिकेट कैसे खेलनी है, टेबल टेनिस रैकेट कैसे खेलना है, सामने कैसे फेस करना है, इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। इम्तिहान दे रहे हैं तो लिख कैसे रहे हैं, देखना कहाँ से, नोट कैसे करने। तो ये तमाम जो ख़यालात हैं पहले हमारे दिमाग में पैदा हुए, इससे वो तहरीक आई और फिर उसके मुताल्लिक़ा ऑर्गन तक वो ऑर्डर्स गए और वो हुक्म रसा ने जो उस तक ऑर्डर पहुँचाया उसके मुताबिक उन अज़लात ने परफॉर्म किया। तो ये कौन सा हो जाएगा? क़ुव्वत शौकिया हो जाएगा। और क़ुव्वत फ़ाइला कौन सा हो जाएगा? वो फ़ेल जो हमारे दिमाग में से उन अज़लात के लिए। दूसरा कौन सा रह गया? उज़लाती निज़ाम, गैर इरादी उज़लाती निज़ाम। एक है इरादी जो हमारे वॉलेंट्री मसल्स हैं, एक इनवॉलेंट्री मसल्स हैं हमारे पास गैर इरादी उज़लात, और वो फ़ेल ख़ुदकार तरीके से अंजाम पा रहा है। उसके लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एनालाइज हो करके और उसके बारे में प्रोसेसिंग होती रहती है और वो फ़ेल अपना अंजाम देते रहते हैं। तो वो कौन से? क़ुव्वत फ़ाइला। और ये क़ुव्वत शौकिया आराम से हो गया क़ुव्वत मुहर्रिका का। अब हम क़ुव्वत मुदर्रिका के बारे में आते हैं।
क़ुव्वत मुदरका यानी कि कोई चीज़ को मालूम करने की क़ुव्वत, समझ, फ़हम, कोई भी इस तरह की चीज़ जिस पे हम इदराक कर सकें, यानी वो क़ुव्वत जो एहसास और इदराक के लिए ज़िम्मेदार होती है। इसकी भी दो अक़साम हैं, ख़वास ख़म्सा ज़ाहिरा और हवास ख़म्सा बातिना। ज़ाहिरा यानी ज़ाहिर में, बातिना यानी अंदर, अंदरूनी तौर पे जो हमें दिखाई ना दे। अब ये ज़ाहिरा के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? सारे मशहूर नाम हैं, जैसे क़ुव्वत बासरा है यानी देखने की क़ुव्वत, और आँखों से हम देखते हैं, सबको ही मालूम है। इस तरह क़ुव्वत सामिया समात के लिए, क़ुव्वत शामिया सूंघने के लिए, क़ुव्वत ज़ायक़ा है, क़ुव्वत लामसा है, ये छूने की क़ुव्वत है। तो ये जो 5 क़ुव्वतें हैं इनको हम कहते हैं हवास ख़म्सा ज़ाहिरा। इसी तरह हवास ख़म्सा बातिना। अब इसके अंदर जब हम आते हैं तो वो क़ुव्वत जो ख़म्सा ज़ाहिरा के ज़रिए हासिल होने वाली तमाम मालूमात दिमाग तक पहुँचाती है और उसका तसर्रुफ़ करके यानी एनालाइज़ कराती है, यानी कि इन सब से जो हमने देखा, सुना, समझा, चखा, जो कुछ किया, लेकिन क्या इन्होंने ख़ुद डिसाइड थोड़ी करना है। या आँख ने अगर देख लिया कि ये चीज़ है, अब उसको शनाख्त कैसे होगी कि ये क्या मैं देख रहा हूँ? कोई तस्वीर देख रहा है, कोई मंज़र देख रहा है, किसी बंदे से मिल रहा है, कोई लफ्ज़ पढ़ रहा है, कोई तहरीर देख रहा है, उसे कैसे इदराक होगा ये कौन सी ज़बान का है, ये क्या चीज़ है, या किसका है? या किसी शख्सियत को देखता है तो ये कौन है, किसका बेटा है, इसका बेटा कौन है, ये किसके साथ है, या कोई मंज़र देखता है, तो इन सब को हमारी मेमोरी में जा कर के हमारी मेमोरी से इसको क्रॉस चेक करना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एनालाइज होगा। ये भी हम दिमाग के अंदर जाएंगे तो मज़ीद इसको भी पढ़ेंगे। तो इन सुना तो सुनने से भी एनालाइज में होना है, सूंघा इससे भी होगा, चखा इससे भी होगा, छुआ उससे भी होगा। इन तमाम चीज़ों का जब एनालाइज हमारे दिमाग के अंदर होगा तो उसकी शनाख्त हो जाएगी और हमें पता चलेगा कि वो हमारे लिए अननोन थी या नोन थी। नोन थी तो क्या चीज़ थी, वरना वो अननोन होगी, फिर मेमोराइज होगी और हम उस चीज़ के बारे में अगर मालूमात होगी तो दिमाग में फ़ीड करेंगे। तो हवास ख़म्सा बातिना वहाँ पर ये हमारे काम कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर हमने कुछ मज़ीद क़ुव्वतें भी लिखी हैं जो इनके साथ मिलकर काम करती हैं, जिसमें क़ुव्वत मुतख़य्यला, तख़य्युल से जो क़ुव्वत आती है, तख़य्युल लेकर के इमेजिनेशन से, जिसको पावर ऑफ इमेजिनेशन भी कहते हैं। दूसरा क़ुव्वत वाहिमिया यानी इम्प्रेसिव फ़ोर्स। तीसरा क़ुव्वत हाफ़िज़ा यानी मेमोरी पावर, और क़ुव्वत मुतसर्रिफ़ा यानी पावर ऑफ डिस्पोज़ल। क्योंकि जब इन सब चीज़ों से जो हमने डेटा लिया, दिमाग में गया, एनालाइज़ हुआ, तो एनालाइज़ होने के बाद वो कौन कौन से अपने सेंटर्स पे काम कर रहा है। सब कामों के अपने अपने न्यूक्लियस होते हैं, अपना अपना इनका रिकॉर्ड का सिस्टम होता है, जिसमें एनालाइज़ हो करके हमारे पास उसके बारे में चीज़ वाज़े होती है। क़ुव्वत मुतख़य्यला यानी कि ये तख़य्युल वाली फ़ोर्स ऑफ इमेजिनेशन, ये हमारे दिमाग में एरिया नंबर 17 है। शायद आपको पिक्चर में, वीडियो में जो देखेंगे उनको दिख जाएगा कि एरिया नंबर 17 है, जहाँ पर ये पावर ऑफ इमेजिनेशन वर्क करती है। वो क़ुव्वत जो किसी चीज़ की सूरत को दिमाग में उतारती है, और जब वो चीज़ दिमाग से हट जाती है तो उसकी सूरत हमारे ख़्याल में महफूज रखती है, और उसका मकाम दिमाग के अंदर ये एरिया नंबर 17 है। और इसके साथ सेकंड पे हमने बात की क़ुव्वत वहमिया यानी इम्प्रेसिव फ़ोर्स, वो क़ुव्वत जो किसी चीज़ को देखकर उसकी ज़रूरी मायने का इदराक करती है, यानी वो किसी चीज़ को देखकर उसके अच्छे या बुरे होने का अंदाज़ा लगाती है, यानी हमारे लिए यूज़फुल है, यूज़फुल नहीं है, उसे मज़ीद देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, उसके बारे में मज़ीद मालूमात रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए। इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास आती हैं जो कि हमारे दिमाग के अंदर एरिया नंबर 18 के अंदर इसका एनालाइजिंग सिस्टम है। और फिर हमारा एरिया नंबर 19 क़ुव्वत हाफ़ज़ा के लिए, मेमोरी पावर के लिए, ये जुज़वी मायने की हिफाजत, यानी कि आर्जी तौर पे जो टेम्परेरी मेमोरी होती है, आर्जी तौर पे हम देख रहे हैं, अगर वो नीडफुल है, नेसेसरी है, तो फिर वो परमानेंट हमारे पास महफूज होगा, वरना वो डिलीट हो जाएगा। तो जो क़ुव्वत वाहिमिया और इससे मुश्तरक से जो इदराक यानी हमें सेंस में आती हैं, समझ में आती हैं, उसको क़ुव्वत ज़ाकिरा भी कहते हैं। ये दो चीज़ों से मुरक्कब है, जो चीज़ पहले इदराक की गई हो उसको दूसरे वक्त में इदराक करना, या किसी चीज़ का इदराक यानी कि उसको हमें रिमेंबर हो, हमें याद हो, हमें समझ आ जाए कि बात दिमाग में महफूज रखना ताकि वो वक्त पर काम आए। इस बात को दोबारा समझ लें कि जब हम बात कर रहे हैं इसके मेमोरी के ऊपर भी, तो मेमोरी में भी दो किस्म की चीज़ों से एनालाइज करेगा कि क्या वो चीज़ हमारे पास दिमाग में पहले से मौजूद थी, तो वो उसको रिकॉल करके और हमें उसकी शनाख्त करा देगा। और अगर रिकॉल नहीं है, नहीं कर सकता, तो उसने क्या करना है कि वो मेमोरी में स्टोर करना है, तो उसने इसको स्टोरिंग करवा देनी है। तो ये इस तरीके से इसको आराम से समझेंगे ताकि हम आगे जब अपनी इस्तिलाहात को पढ़ेंगे और ब्रेन के अंदर हम वर्कआउट करेंगे तो हमें छोटी छोटी बातों की बार बार वजाहत ना करनी पड़े। इसे बार बार सुने, याद रखें।
और इसके साथ साथ नफ्सियाती अमराज में वो अमराज दिमागिया जिनके अंदर कवायद सियासिया यानी क़ुव्वत तख़य्युली, क़ुव्वत फ़िक्र और क़ुव्वत ज़िक्र, ये तीनों निज़ाम काम करते हैं जिसके अंदर कोई खलल वाक़या हो जाता है। यानी इनमें से कोई भी सिस्टम अगर खलल में आ जाए, यानी सिस्टमेटिक सही काम ना करे, तो उस सूरत के अंदर क्या होगा कि दिमागी आर्ज़ा में मुब्तला हो जाएगा मरीज़, और फिर हम उसको नफ्सियाती मरीज़ या साइकेट्रिक पेशेंट जो है ना उसको हम शुमार कर लेते हैं, और फिर हम उसको दिमागी मामलात के अंदर उसके बिहेवियर और उसकी पूरी डिटेलिंग है। हम इंशाल्लाह आगे वो भी बात करेंगे कि किसी पेशेंट को जब हमने देखना है तो उसकी हमने डिटेलिंग कैसे ले लेनी है, किन किन पॉइंट्स को हमने मद्देनज़र रखना है, वो तमाम पॉइंट्स हम कोशिश करेंगे कि वो भी आपको स्क्रीन पर दिखा भी देंगे इन रिटर्न में भी, ताकि आप अपने पास उसको रिकॉर्ड करके पेशेंट का उसी तरह से डेटा लें जिससे आपको पेशेंट एनालाइज करने में भी मदद मिलेगी। क्योंकि इतनी सारी इस्तिलाहात हमने की, इन इस्तिलाहात का मकसद यही था कि आप मरीज़ के मर्ज़ के दर्जे को भी समझ लें कि मरीज़ अब तक कहाँ पहुँच चुका है, और आगे जो हम साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह भी समझेंगे, कुछ हमने पढ़ भी लिया, कुछ हम मज़ीद पढ़ेंगे, तो हमें एनालाइज़ हो कि कौन सा अब अलामत जो आ रही हैं वह साइड इफ़ेक्ट के नतीजे में आई हैं। तो जब हम अद्वियात या इलाज जो करेंगे उसमें वो साइड इफ़ेक्ट की कौन सी अलामत दूर हुई, मर्ज़ की कौन सी अलामत उसकी थी वो दूर हुई, तो उसको भी हम समझते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर हमने एक और अहम चीज़ को समझना है, वो है नफ्सियाती और नफसानी अमराज। यहाँ पर हमने लिखा है नफ्सियाती न्यूरोसिस यानी क़ुव्वत नफसानी का मुतासर होना, और दूसरा हमने लिखा है नफसानी अमराज यानी साइकोसिस, आज़ाए नफसानी का मुतासर होना। अब इनमें फ़र्क क्या है इसको भी हमने समझना है। ये दोनों अलग अलग हैं, एक है नफ्सियाती अमराज होंगे, एक है नफसानी अमराज। तो हर चीज़ को उसकी जगह पे रख के जब हम तशख़ीस करेंगे तो तशख़ीस भी अच्छी होगी, रिज़ल्ट भी हमें अच्छा आएगा। अब नफ्सियाती अमराज जो न्यूरोसिस कहलाएंगे, वो अमराज जिनमें कवाए नफसानी मुतासर होते हैं और आज़ाए नफसानी कोई ख़राबी नहीं होती, यानी जो नफसानी आज़ाए उनमें कोई ख़राबी नहीं होती, और उनमें ख़ुसूसी तौर पे ख़वासे ख़म्सा बातिना मुतासर होते हैं। यानी कि जो हमने अभी हवासे ख़म्सा बातिना पढ़ा, यहाँ पर ये मुतासर इसके अंदर होते हैं, और इसका इल्म जो साइकेट्री जो हम पढ़ रहे हैं, इल्मुल नफ्सियात, इसका इल्म यही है नफ्सियाती अमराज का। दूसरा है हमारे पास नफसानी अमराज, यानी वो अमराज जिनमें ख़ुसूसी तौर पे आज़ाए नफसानी मुतासर होते हैं, यानी इसमें आसाब और दिमाग मुतासर होते हैं, जिसके नतीजे में हवासे ख़म्सा ज़ाहिरा मुतासर होते हैं। हवासे ख़म्सा ज़ाहिरा हमने यहाँ पर पढ़ा था, अब एक में यहाँ पर ये मुतासर हो रहे हैं, एक में हवासे ख़म्सा बातिना मुतासर हो रहे हैं। तो हमारे नफ्सियाती में कौन से थे? नफ्सियाती में बातिना, और नफसानी में हवासे ख़म्सा ज़ाहिरा, ये मुतासर हो रहे थे। तो इनको हमने समझ करके चलना है, और इन अमराज़ असाबिया भी कहते हैं, और इसके इल्म को न्यूरोलॉजी भी कहते हैं। यानी कि जो हम नफ्सियाती पे चल रहे होंगे, न्यूरोसिस और ये लेकर के, तो वो क्या होगा, साथ साथ में न्यूरोलॉजी भी एलोपैथिक में या जदीद मॉडर्न ज़बान के अंदर उसको कहा जाता है। अच्छा, ये जो अमराज होते हैं, ये कई दफ़ा ऐसा होता है कि मुख्तलिफ़ पुराने अमराज भी या माजूर कर देने वाले, या किसी शख्स को एक लंबे अरसे तक कोई बीमारी लगी रहे, कोई प्रॉब्लम रहे, कोई हादसा हुआ हो, कोई उसकी ज़िंदगी में कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ हो, कोई माली नुकसान, किसी को तलाक वगैरह के मसाइल, किसी से कोई बिछड़ गया, मर गया, या और इस तरह के कोई ऐसे इंसिडेंट, कोई बचपन में अगवा हो गया, किसी पे तशद्दुद हुआ, मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे इंसिडेंट हो सकते हैं किसी की ज़िंदगी में कि जो उसको फिर नफ्सियाती अमराज में मुतासर कर सकते हैं। उसमें से कुछ नफसानी पे जाएंगे, कुछ नफ्सियाती पे जाएंगे। इसको भी हमने फ़र्क करके अगर हम चलेंगे तो और ज़्यादा बेहतर तरीके से हम पेशेंट को अच्छे से उसके ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं वसवासी अमराज की तरफ। तो फिर हम नए बोर्ड पे चलेंगे, और वसवासी साइकोटिक डिसऑर्डर्स, इसके अंदर हमने कुछ चीज़ें यहाँ बयान की हैं। वसवासी अमराज यानी साइकोटिक डिसऑर्डर से मुताल्लिक़ क़ुव्वत सियासिया यानी क़ुव्वत तख़य्युली और क़ुव्वत फ़िक्रिया मुतासर होती हैं, जिसके नतीजे में इंसान की सोच व फ़िक्र फासिद हो जाती है, और वो मामूली हंसी मजाक और हकीकत में फ़र्क करने की सलाहियत खो देता है, और अपने आप को मरीज़ भी मानने के लिए तैयार नहीं होता। इस वसवासी अमराज की कुछ तकसीम यहाँ पर हमने कुछ अहम किए हैं, तो का और भी डिटेल, लेकिन हमने कुछ लिखी है। मेनिया यानी कि जुनून, जिसे मैंने अपनी तहकीक से देखा है कि मालिखोलिया सफरावी है। कौन सा? मालिखोलिया सफरावी, जुनून यानी मेनिया। फिर डिप्रेशन है, जिसमें रऊनत और हमक वगैरह भी आ जाती हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और ये तरक्की करके आ जाती हैं।
इसके बाद डिमेशिया यानी रऊनत या हमक जिसको हम कहते हैं, डिलेरियम इख्तिलात अक़ल, और इरेटोसाइज़म यानी इश्क वगैरह, जिसमें इश्क की बीमारी वगैरह लोगों को लग जाती है और उसके नतीजे में वो अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठते हैं और वो बिल्कुल फटे पुराने कपड़े और गंदे संदे और बेखुद से हुए होते हैं और ऐसे फजूलियात के अंदर वो चले जाते हैं। तो ये भी एक मसला लोगों के साथ होता है। मेलनकोलिया, मालिकोलिया जिसको हम कहते हैं उर्दू में, उसकी ये एक किस्मों को मैंने बयान किया, जो कि डिप्रेशन बेसिकली मेलनकोलिया है। डिप्रेशन जो स्टेज है एंग्जाइटी से बढ़ करके, एंग्जाइटी ख़त्म नहीं होती तो डिप्रेशन में तब्दील हो जाती है। इसी डिप्रेशन को हम मालिकोलिया और उसकी जो मुख्तलिफ़ किस्में हैं फिर हम उसमें बयान करते हैं कि वो अब सफ़रा उसमें प्रॉब्लम कर रहा है, फ़साद पैदा हो चुका है या सौदावी फ़साद पैदा हो चुका है, क्या है। और फिर ये स्किज़ोफ्रेनिया यानी मालिकोलिया सौदावी इसके अंदर आते हैं। एक मालिकोलिया सफरावी कौन सा हो गया, जुनून, इसके अंदर झगड़ालू है, झगड़ रहा है और भी बहुत सारी फसादी चीज़ें होती हैं, ऐसी हरकत होती हैं कि जो दूसरे इंसान पसंद नहीं करते, जबकि उसके मुकाबले में स्किज़ोफ्रेनिया मालिकोलिया सौदावी में इतना शख्स झगड़ालू या नहीं होता, हल्का फुल्का रजिस्ट करके भी ज़्यादातर खामोश या बिल्कुल अपनी में और अपने मामलात से वास्ता रखता है। इनको हम सबको मुख्तसर थोड़ा सा आगे पढ़ते हुए चलते हैं। जुनून यानी मेनिया, ये बेसिकली उज़लाती गुद्दी से गुद्दी उज़लाती मर्ज़ है। ये बेसिकली जहाँ से ये चल करके आ रहा होता है वो कहाँ से, सौदावी से चल करके आ रहा होता है, उज़लाती गुद्दी से गुद्दी उज़लाती की तरफ 3 से 4 नंबर की तरफ ये चला जाता है, क्योंकि गुदूद का इसके साथ ताल्लुक़ होता है। और सफ़रा को हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स बेसिकली जो एंडोक्राइन सिस्टम और एक्सोक्राइन सिस्टम में हमने पढ़ा भी था, जो साथियों ने नया देखा हो हमारी उन वीडियोस में देख लें, लेक्चर्स काफ़ी डिटेल के साथ हैं कि हमारे पास अल्लाह ताला ने 2 किस्म के गुदूद दिए हैं, गुदूद जाज़बा, गुदूद नाकला, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स किसको कहते हैं, वो ग्लैंड एंडोक्राइन यानी गुदूद जाज़बा कि जो अपनी जो प्रोडक्ट अपना रिलीज़ करते हैं जब अपने अंदर से, ये इनके जो सेल्स होते हैं, ये गुदूद ऑर्गन्स जो हैं वो रिलीज़ करते हैं, तो डायरेक्ट कहाँ पर रिलीज़ होगा, इसका प्रोडक्ट ब्लड में जाएगा, जिसको हम हार्मोन कहेंगे, और वो दूसरे गुदूद को जा करके एग्जीक्यूट करने का सबब बनेगा, फिर वहाँ से वो तीसरे को भी जा करके एग्जीक्यूट करने का सबब बन सकता है। तो ये जो हमारे जिस्म में राब्ते का काम, मैसेंजर का काम भी करते हैं। एक तो हमारा असबी निज़ाम काम करता है, फिर ये काम करते हैं साइटोकाइन्स, और ये इनको हम हार्मोन्स, और इसके अंदर हम मुख्तलिफ इसके लोग नाम दे देते हैं। तो ये गुदूद जाज़बा जो अपनी प्रोडक्ट रिलीज़ करेंगे वो कहाँ रिलीज़ करेंगे, डायरेक्ट ब्लड में, और वो वाया ब्लड सफ़र करके अपने दूसरे ऑर्गन तक जा करके उसके रिसेप्टर के साथ बाइंड करके उसको एक्टिवेशन का अमल करा के उससे जो भी काम लेना होगा वो ले लेंगे। चाहे वो दिमाग में से निकल के दिमाग में हो, दिमाग के गुदूद से दूसरे गुदूद को एक्टिवेट कर दे, वहाँ से निकल के थायराइड को कर दे, लीवर को कर दे, जो भी कर दे, जहाँ से भी निकले, हमारे कलाए गुर्दा एड्रेनल ग्लैंड से कोई प्रोडक्ट निकले, रिलीज़ हो और वो हमारे दिमाग में पहुँच करके उसको एक्टिवेशन का अमल करे, तो ये क्या गुदूद जाज़बा का अमल है। और हमें तिब यूनानी में हम इसको भी सफ़रा कह देते हैं, जबकि दरहकीकत हम सफ़रा उसको मानते हैं जो गुदूद नाकला का निज़ाम हमारे जिगर में है। जिगर हमारा डबल ग्लैंड है, गुदूद जाज़बा का भी काम करता है, गुदूद नाकला का भी काम करता है, डबल ग्लैंड डबल सिस्टम। तो गुदूद नाकला के तहत जो वो प्रोडक्ट अपनी सफ़रा प्रोड्यूस कर लेता है, जो कि जा कर के हमारे पास स्टोर हो जाती है और बवक्त ज़रूरत फिर इंटेस्टाइन में वो रिलीज़ होती है और वो ख़ारिज हो जाती है। तो गुदूद नाकला जो भी हमारे मर्द औरत किसी के भी हैं, गुदूद नाकला जब भी अपनी प्रोडक्ट रिलीज़ करेंगे उसे बिल आखिर वो जिस्म से ख़ारिज होंगे, उसने जिस्म में रुकना नहीं है। चाहे नेज़ल कैविटी में से यहाँ पर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें से अगर कोई प्रोडक्ट निकलती है तो बलगम की शक्ल में, नज़ले ज़ुकाम की शक्ल में हमारी ख़ारिज हो रही है तो ख़ारिज होगी। तो हमारे आंसू वगैरह अगर निकल रहे हैं तो वो भी ख़ारिज होंगे, पसीने के गुदूद से जो चीज़ निकलेगी वो ख़ारिज होगी, हमारे बदन में नहीं रहेगी, वो ख़ारिज हो जाएगी। और गुदूद जाज़बा की जो प्रोडक्ट होती है वो कौन सी होती है, जो जिस्म के अंदर रहती है, ब्लड के अंदर सर्कुलेट करती है। और जब ये ब्लड में बहुत कसरत से हो और ये अपना फ़ेल अंजाम देने के काबिल ना हो तो ये इंसान को बहुत ज़्यादा इरीटेट करती है। तो इसमें बंदा गुस्सेल और बहुत तकलीफ़ का उसके साथ मामलात बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली ये जो 4 नंबर की तहरीक हम जिसको मानते हैं गुदूद जाज़बा की, तो वहाँ पर क्या है, हमारे पास ये हार्मोन्स का अखराज हुआ होता है। ठीक है, तो इसको ज़रा अच्छे से समझ के रखिएगा अपने पास। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे जुनून पे कि इसमें क़ुव्वत फ़ैसला में फ़तूर पैदा हो जाता है और मरीज़ के दिमाग में झूठे और बेबुनियाद ख़यालात बैठ जाते हैं। इसका सबब
शुरू में क्या होता है, सौदा जमीउल बदन है, और बाद में ये क्या होता है कि ये तकलीफ़ का सबब बन जाता है जब दीगर सफरावी चीज़ें आती हैं और एक्टिवेट नहीं कर पाती, जिसमें रुकावट ये सौदावी मादा भी होता है। और एक बात हमने पहले भी बताई है कि जो नफ्सियाती मरीज़ होते हैं, हमारे तजुर्बे मुशाहिदे में आया है कि कभी भी वो किसी एक तहरीक में खड़े हुए नहीं मिलते हैं, हमेशा वो दो तहरीकों के बीच में कहीं लटक रहे होते हैं, चल रहे होते हैं। वो कोई भी तहरीक उनकी पूरी नहीं हो पा रही होती, वो रिवर्स फारवर्ड उसमें चलते रहते हैं। इसलिए हम हमेशा बड़े ख्याल से तवज्जो से देखना है और हमें दोनों तहरीकों को मद्देनज़र रख के पेशेंट को ट्रीट करना है। और इसमें अद्वियात भी उसकी स्टेज बाय स्टेज बदलती भी रहती हैं, और पहले हमने उसकी एक तहरीक ख़त्म करनी है, एक में लाना है, फिर दूसरी तहरीक को ख़त्म करेंगे, पेशेंट ठीक हो जाना शुरू हो जाता है। तो इसमें जो जुनून वाले जो लोग होते हैं उसमें मज़हबी या मुल्की जोश, सियासी वाबस्तगी, ये भी अक्सर इनके जुनून का सबब बन जाती है। और असबी जो सदमात होते हैं, कोई भी किस्म के इंसिडेंट एक्सीडेंट वगैरह हो तो वो भी होता है, कसरत जिमा और जलक वगैरह, और अमराज़ रहम, खुसियतुर रहम के अमराज, बाज़ों का लू लगना, दिमागी मेहनत की कसरत, बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन। तो ये ऐसे जो मरीज़ होते हैं ज़रा सी बात पर लड़ने मरने पर आमादा हो जाते हैं, और ये बातें भी बहुत करेंगे लेकिन ज़्यादातर झूठ पर भी मबनी होती है इनकी, और मरकज़ निगाह बनने की भी कोशिश करेंगे। इनकी निशानियाँ हम बयान कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये 4 नंबर का कोई पेशेंट मिल जाए आपको या 3 नंबर तो उस पर आप सब लगा दें। ये बेसिकली बात ये है कि ऐसे मरीज़ों में जो नफ्सियाती हो रहे होते हैं उनमें ये चीज़ें आ जाती हैं कि वो झूठ भी बोल रहा होगा, मरकज़ निगाह बनने की कोशिश करेगा, बातें काफ़ी करेगा, और एक उन्वान से दूसरे उन्वान पे जल्दी जाएगा, बदलता रहेगा। अभी एक मौजू पर है, थोड़ी देर में दूसरा मौजू शुरू कर देगा और बात को डाइवर्ट करेगा, और दिमाग में उसकी ख्यालात की बिल्कुल एक समझ लें कि तसलसल एक झड़ी सी होगी, जो एक अभी ख़त्म हो रहा है तो दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, और इतने ख्यालात आ रहे होते हैं कि वो मजबूर हो जाता है कि अपने सब्जेक्ट को चेंज करके दिमाग में आने वाले नए ख्यालात के मुताबिक अपने बात को जारी रखता है। और मरीज़ में ख़यालात फ़ासदा इसका गलबा होता है, जिसको हमने इल्यूजन्स का नाम दिया था, बताया था। इल्यूजन डिल्यूजन दोनों हम पढ़ चुके हैं। तो इल्यूजन्स का गलबा यहाँ पर मेनिया के पेशेंट्स के अंदर होता है, और इसमें मरीज़ काफ़ी एक्टिव होते हैं और सुबह या काफ़ी जल्दी उठ जाने की इनकी आदत होती है, यानी अपने आप को फ़ालतू कामों में लगाए रखेंगे और ज़्यादातर कामों को अधूरा छोड़ देंगे, यानी काम भी पूरा नहीं करेंगे और अधूरा छोड़ करके फिर किसी और काम में चले जाएंगे, और उसके साथ जो लोग होंगे उनको चिढ़ाते रहेंगे। और ऐसे मरीज़ों का लिबिडो बहुत हाई होता है, और जिसकी वजह से ये अपने आप को बहुत ताकतवर महसूस करते हैं, जबकि ताकत इनको कख नहीं होती, और अपनी जो बची खुची ताकत का ज़िया मुसलसल करते रहते हैं। और ये दोनों जेंडर्स में होता है। हम ये किसी, अगर हम मुज़क्कर का सीगा इस्तेमाल करें तो सिर्फ मेल के लिए नहीं है, बल्कि मेल फ़ीमेल और इससे रिलेटेड जो भी लोग हैं, बच्चे बड़े, उनमें ये मसला हो जाए तो सभी के साथ रहता है। इसमें क़ुव्वत फ़ैसला इनकी मुतासर होती है, और इसको बैलेंस करने के लिए अक्सर ये मनशियात का इस्तेमाल भी इस चक्कर में लगा लेते हैं। कोई किस्म का नशा अपने साथ लगा लेता है, तो कोई कुछ नहीं मिलता तो गुटखा, पान और इस तरह की चीज़ें ही कोई अपने साथ लगा लेता है। कोई सिगरेट पी करके अपने आप को समझता है कि मैंने दुनिया के सारे मसाइल को हल कर लिया। कोई इस तरह से दीगर चीज़ें करती हैं। लेकिन इसमें बेहतरीन जो अच्छे लोग होते हैं वो वॉक करेंगे, जो अच्छे पॉजिटिव माइंडेड हैं, और उनके साथ भी तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन फिर वो तरजीह देंगे वॉक करने को। वो अपने आप को थकाने की कोशिश करेंगे, वॉक करेंगे। वॉक करने से डिप्रेशन, एंग्जाइटी बहुत अच्छे से रिलीज़ होती है। और बाज़े लोगों को हमने देखा विंडो शॉपिंग पे भी अपने पेशेंट को भेज देते हैं, या वो पेशेंट अगर ख़ुद थोड़ी बहुत सेंस रख रहे होते हैं तो वो भी विंडो शॉपिंग पे, यानी कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स में या मार्केट्स में चले जाएंगे और अपने दिमाग को दूसरी तरफ लगाने की, ये बेसिकली उसके अंदर का दिफाई सिस्टम उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। तो ऐसे मौके पे हमें ऐसे पेशेंट की मज़ीद मदद करनी है, ताकि जिससे वो आसानी के साथ बेहतरीन तरीके से ठीक हो जाए।